हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर एसिड बेस रिएक्शन। दोनों टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे, वही मेन है ही। मैक्सिमम जो हम इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो दो टाइप की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, रेडॉक्स और एसिड बेस रिएक्शन। उनके इक्विवेलेंट मासेज डिफरेंट कंपाउंड्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं रेडॉक्स के लिए इक्विवेलेंट मास और एसिड बेस का इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो पहला है फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 and H2CO4 इन फॉलोइंग रिएक्शन। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मेन है एन फैक्टर। तो देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग करेंगे। KMnO4 से क्या बन रहा है, Mn+2। यहाँ इसका एन फैक्टर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ कितना है 2। Mn का कितना चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। भाई एन फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। 5 का चेंज हुआ, ठीक है। मैग्नीज में कितने का चेंज हुआ, 5 का। और कितने मैग्नीज एटम है, एक। एन फैक्टर कितना है इसका, 5। 5 इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास कितना एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर लिख रहा हूं मैं 5। एन फैक्टर कर ही लिया हमने। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, ये कितना हो गया 158/5, मतलब कितना आएगा, आई गेस 31.6। 31.6 KMnO4 का हो गया। तो बहुत बेसिक है, एन फैक्टर बेस्ड है। फिर H2C2O4 का, H2C2O4 से क्या बन रहा है, CO2 चेंज, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 3 और यहाँ पे है कितना 4। कितने का चेंज हुआ कार्बन में कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। बड़ा घटा कुछ नहीं, चेंज कितना का हुआ, 1 का चेंज हुआ कार्बन H2C2O4 में। और कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 2। तो क्या होता है एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। एन फैक्टर कितना हो गया इसका एन फैक्टर हो गया 2 H2C2O4 का। अब मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 90। तो इक्विवेलेंट मास निकाल लो। इक्विवेलेंट मास हो गया 90/2 मतलब 45। दोनों का कर लिया हमने, KMnO4 का और मेन एन फैक्टर ये देख लो। फिर से एक फैक्टर अगर भूल गए हैं तो वैसे कराया हमने सारा। कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कार्बन का यहाँ पे 4 है। कितने का चेंज हुआ है, 3 से 4 होने में 1 का चेंज हुआ। इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 × 1 एन फैक्टर हो गया 2। वहाँ पे मैग्नीज वाले में 7 से 2 हो गया, मैग्नीज का कितने का चेंज हुआ, 5 का। इनटू नंबर ऑफ मैग्नीज एटम कितने हैं, 1 ही है, तो 5 हो गया एन फैक्टर। बस नोट कर लो। ये कौन सा रिएक्शन था, रिडॉक्स। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, रिडॉक्स का भी और एसिड बेस वाला भी। देखिए वही, क्योंकि मैक्सिमम वही अरे मैक्सिमम का वही फेस करना ही है, रिडॉक्स ज्यादा फेस करना है आगे चल के। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaSCO3 इन फॉलोइंग रिएक्शन। NaSCO3 का पहले मोलर मास जोड़ लो, यहाँ से आप जोड़ लीजिएगा। NaSCO3 का मोलर मास आएगा 84, डेटा दिया हुआ है, एटॉमिक मास से 84 निकाल लेंगे, इसमें क्या है। अब ये रिएक्शन रिडॉक्स तो नहीं है, ये रिएक्शन कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पे ठीक है, NaSCO3 क्या है, बेस है। क्यों बेस है, अरे भाई एसिड से रिएक्शन कर रहा है, एसिड से रिएक्शन है। एसिड HCl तो एसिड है, ऑब्वियस HCl एसिड है, तो एसिड से कौन रिएक्शन करेगा, बेस ही तो रिएक्शन करेगा। अब तुम्हें यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि सर बेस में NaOH OH होता है। भाई जनरल परसेप्शन ये है कि बेस में क्या होता है, OH होता है। यहाँ तो OH दिख नहीं रहा है, फिर बेस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये है ब्रॉन्स्टेड बेस। तो बेस मैंने वही बताया इन फैक्टर में, बेस वो होते हैं जिनमें OH रिप्लेसेबल OH देखते हैं बेस के लिए, लेकिन यहाँ OH नहीं है फिर भी बेस है, ठीक है, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ बेस क्यों है, क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, किसका H+, एसिड का H+। HCl क्या है, एसिड, एसिड H+ देता है, तो किसी को फोगट में नहीं देता है कि जाओ ले जाओ, कोई तो लेता होगा उसका। HCl जो कि एसिड है, H+ दे रहा है, तो इस H+ को कौन ले रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए मैंने इसलिए बताया था कि बेस का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, चाहे नंबर ऑफ H+ सेकेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सेप्टेड H+। देखिए जरा, तो इसको ये कितने H+ ले रहा है उसके लिए थोड़ा सा आप रिएक्शन चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे दिख रहा है यहाँ भी। अगर हम इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखें, इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, सब जानते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब हम एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, चाहे आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं उसको।
इसको हम आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कि NaSCO3 का एन फैक्टर कितना है। ये ऐसा ही होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला केटायन इस एनायन के साथ मिलता है और ये वाला इसके साथ। आई होप कि आपने टेंथ में तो पढ़ा ही है सब कुछ, तभी तो बना है। Na+Cl के माइनस के साथ मिल गया और क्या बना, NaCl बन गया। वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है। H+ जो है SCO3 से माइनस के साथ मिल गया, H+ SCO3 माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3। उसी H2CO3 को वहां लिखा गया। अब जरा देखो, ये SCO3 माइनस क्या कर रहा है, H+ ले रहा है, इसका मतलब ये बेस है। यही तो है, बेस क्या करते हैं, H+ लेते हैं, एसिड H+ देते हैं, बेस H+ लेते हैं। तो SCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन कितने H+ ले रहा है, रिएक्शन दिख रहा है, एक H+, एक H+। SCO3 माइनस कितने H+ ले रहा है, एक H+। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का एन फैक्टर कितना होगा, 1। NaSCO3 का एन फैक्टर कितना होगा, 1। देख लो ध्यान से, क्योंकि ये एक H+ ले रहा है। यही मेन है बेस के द्वारा। बेस के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि बेस OH माइनस देता है। अगर OH माइनस दिएगा तो तुरंत तुरंत बता दोगे कितने OH माइनस दिया, वही एन फैक्टर है। लेकिन ये OH माइनस नहीं दे रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे H+ ले रहा है, ब्रॉन्शियड बेस बोलते हैं उनको, एक H+ ले रहा है, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन पे ध्यान देना। इसलिए एन फैक्टर कितना है, 1। अब तो वही जाएगा इक्विवेलेंट मास, अब क्या टेंशन है। मॉलिक्यूलर मास 84, एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट मास भी 84। मेन एन फैक्टर ही है ना, इक्विवेलेंट मास मेन क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर का एस्टिमेशन, पूरा का पूरा टाइट्रेशन एसिड बेस हो चाहे रेडॉक्स टाइट्रेशन, मेन इसी पे बेस्ड है। इक्विवेलेंट मास आना चाहिए, एन फैक्टर आना चाहिए, इसलिए सब आपको सीखना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, ये देखो फिर से एसिड बेस, ये रेडॉक्स नहीं, ये बेस है, ऑब्वियस है। NaOH क्या है, बेस, और ये क्या हो गया, एसिड। अब जरा देखते हैं H3PO4 का अगर नॉर्मल, मैंने कहा था कि ऐसे बिना रिएक्शन दिए पूछे, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, रिप्लेसेबल H+, एसिड का एन फैक्टर रिप्लेसेबल, दिखने वाले नहीं। ठीक है, वैसे तो हमने लिखा है कि H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 3, लेकिन रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। 3 इसके पास बिल्कुल, ये तीनों H रिप्लेसेबल है, H3PO4 के तीनों H रिप्लेसेबल है, लेकिन इस रिएक्शन में कितना रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये नहीं फटाक से 3 लिख देना, ध्यान देना, रिएक्शन दे के पूछा है तो रिएक्शन दे के पूछेगा। अगर रिएक्शन नहीं दिया है और पूछा है कि H3PO4 का एन फैक्टर निकालिए, तो हम 3 लिख देंगे। लेकिन रिएक्शन दे के पूछा है तो ध्यान देना होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो जोड़ लेना, मॉलिक्यूलर वेट कुछ खास नहीं है, 98 आएगा, जोड़ लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा। मॉलिक्यूलर वेट 98 हो गया। लेकिन इस रिएक्शन में जरा देखो, इसके 3 H रिप्लेसेबल है मैक्सिमम, लेकिन इस रिएक्शन में देखो कितने H रिप्लेस हो रहे हैं, कितने H रिप्लेस हो रहे हैं, बस एक H दे रहा है। क्यों, सॉल्ट को देखिए, सॉल्ट को, ये जो सॉल्ट बना है सामने एसिड बेस रिएक्शन से, उसमें 2 H अभी भी है, अभी भी 2 H बचे हुए हैं, मतलब इसमें से एक ही H बाहर निकला है। क्या हुआ होगा, देखो जरा, क्या क्यों ये बचा है, देखो जरा समझ के, इसने एक H+ दिया होगा और इसने एक OH माइनस दिया होगा, NaOH ने एक OH माइनस दिया, और ये मिलकर क्या बना लिए होंगे, वाटर, H2O। इसने H3PO4 3 H दे सकता है, अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है। इस रिएक्शन में वो एक ही H निकाल रहा है, और वो जो एक H+ निकाल रहा है, वो NaOH के OH माइनस के साथ मिलकर वाटर बना रहा है। सॉल्ट को भी देख के बता सकते हैं, सॉल्ट में जो सॉल्ट बना है सामने, उसमें 2 H अभी भी दिख रहे हैं, मतलब H3PO4 का एन फैक्टर कितना है यहाँ, 1। कितने हैं, 3 रिप्लेसेबल है, लेकिन तीनों रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। रिप्लेसेबल मतलब समझोगे कितने इसमें से जो भी हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन पानी में अवेलेबल है, पानी में चले गए, ऐसे समझो। तो ये एक ही हाइड्रोजन दे रहा है। देखो सॉल्ट को देखिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, सॉल्ट में भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, सॉल्ट में भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, इसका मतलब एक ही H रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा उसका, H3PO4 का 1 होगा। तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 98/1, 98। अगर ये रिएक्शन नहीं दिया होता तो क्या लिखते हैं, 98/3। अगर रिएक्शन नहीं देके ऐसे ही पूछता कि H3PO4 का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो हम क्या लिख देते हैं, 98 बाई जो मैक्सिमम एन फैक्टर वो लिख देते। लेकिन रिएक्शन दे के पूछेगा तो ध्यान देना है, इस रिएक्शन में उसके एक ही H रिप्लेस हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है H निकल के, वो जो H निकाल रहा है वो NaOH के OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। एक H निकल रहा है, 2 H अभी भी इसके पास है, तो जितने H निकले वही एन फैक्टर है। चलिए इसमें देखते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स का ही। ठीक है, यहाँ पे H3PO2 का यहाँ पे
फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ -3 और यहाँ पे +5। तो ऑब्वियस है कि फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हमने पढ़ा है सब, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, फॉस्फोरस रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या फॉर्मूला बनता है, तो 1 अपॉन सब कराया गया है एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन, तो 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन एन फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। देखो जरा रिडक्शन में कितना हुआ, 1 से -3 हो गया, कितने का चेंज हुआ रिडक्शन के लिए, 1 से -3 हो गया, कितने का चेंज हुआ, 4 का, इसलिए PO2 है। ठीक है, अब कितने का चेंज हुआ, 4 का, 1 से -3 में कितने का चेंज हुआ, 4 है, इंटू नंबर ऑफ फास्फोरस कितने हैं, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितने हैं, 1। इसका मतलब रिडक्शन का एन फैक्टर कितना है, रिडक्शन के लिए एन फैक्टर कितना है, रिडक्शन का एन फैक्टर है 4 प्लस ऑक्सीडेशन क्या हो गया भाई, 1 से हो गया 5, देखिए 1 से हो गया 5, कितने का चेंज हुआ, 4 का, टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितने हैं, 1, तो उसमें भी एन फैक्टर 4 ही हुआ, रिडक्शन में भी 4, ऑक्सीडेशन में भी 4। यहां से आ गया 1 अपॉन, ये है डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला है एन फैक्टर निकालने का, 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन, लिखूंगा नहीं मैं, सब बोल दे रहा हूँ, इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर रिडक्शन, क्योंकि दोनों होता है इसमें साथ में एक एलिमेंट में, प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। तो 1/4 1/4 कितना हो गया, 2/4, 2/4 मतलब कितना, 1/2। इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 आ गया। अब इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, अगर इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास में लिख दे रहा हूँ, H का होता है 1, P का भी लिखा भी था हमने 31, और O का कितना होता है 16, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 और 3 35, हाँ 66। आप कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है 66, तो 66/2 कितना हो गया 33। ये है डिस्प्रपोर्शनेशन वाला, क्या है फॉर्मूला, फिर से याद करो, 1 अपॉन एन फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर रिडक्शन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। मैंने बताया था याद करने का तरीका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मान लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से याद रहेगा। ये देखो K2CH और आसान है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट दे दिया 294, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, इनटू नंबर ऑफ क्रोमियम एटम कितने हैं 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3 × 2, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम जिसमें चेंज हो रहा है, वो एटम जिसमें चेंज हो रहा है क्रोमियम है यहाँ पे, तो कितना एन फैक्टर हो गया इसका 6। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास 294/6 49। फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2 निकालना, अच्छा एटॉमिक मास Fe का 56, S का 32 बाद में जोड़ लेंगे हम लोग, एक मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट जोड़ ही लेते हैं, मोलिकुलर वेट कितना आएगा 56 और 64, S2 का कितना होगा 120 64, हाँ ठीक है 120, ये तो हो गया। मेन तो ये है एन फैक्टर, अब जरा देखिए 120, चलिए इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको अभी के लिए, 120 मोलिकुलर वेट था, मेन है एन फैक्टर। अब देखो जरा यहाँ पे आयरन कितना है +2, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे +2, आयरन +2 है तो सल्फर कितना होगा -1, मेन Fe2 का एन फैक्टर ये, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है +3, यहाँ सल्फर कितना है +4। अब जरा देखना, तो हम देखेंगे कि Fe2 में दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आयरन भी +2 से +3 हो रहा है और सल्फर -1 से 4 हो रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अब जरा देखो आयरन के लिए एन फैक्टर कितना होगा, आयरन के लिए 2 से 3 होगा, कितने का चेंज हुआ 1 का, आयरन के लिए आयरन कितने का चेंज हुआ 1 का, इंटू नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं 1, तो आयरन के लिए एन फैक्टर कितना हो गया 1। ध्यान से देखिएगा आयरन के लिए कितना चेंज हुआ 2 से 3, 1 का चेंज हुआ, इंटू नंबर ऑफ आयरन एटम 1 है, तो आयरन के लिए एन फैक्टर हो गया 1। अब सल्फर का देखो -1 से कितना हो गया 4,
कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, -1 से 4, 5 का चेंज हुआ, इंटू नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, 2, सल्फर क्लीन फैक्टर कितना हो गया, 5 इंटू 2, चेंज हुआ है 5 का, सल्फर की बात कर रहा हूँ, चेंज हुआ है 5 का, इंटू नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 है, तो उसके लिए इनफैक्टर हो गया 10। तो ये देखिए 5, तो टोटल इनफैक्टर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर दोनों का कंबाइन देखें तो इसका यहाँ से पूरा, ठीक है, इनफैक्टर कितना हो गया 11, जोड़ना सल्फर का 10 और आयरन का 1, ठीक है, 11, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ये लोग मतलब ये बुक है वही इनफैक्टर क्या होता है रेडॉक्स का, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट लिखवाया गया है। तो आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 से 3 होने में, सल्फर ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, भाई 1 सल्फर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इनफैक्टर है, जिसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 120/11। ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान देना इसका, 120/11 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 120/11। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें पूछा इक्विवेलेंट मास ऑफ N2, एटॉमिक मास 14 है तो मॉलिक्यूलर मास तो क्या है बात है 28, 28 मेन है इनफैक्टर। आयरन देखो यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ कितना है अमोनिया में -3 होता है, यहाँ पे 0, वहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है -3, कितने का चेंज हुआ 3 का, कितना 0 से -3 हुआ, चेंज कितने का हुआ, चेंज कितने का हुआ 3 का, इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2, तो कितना इनफैक्टर हुआ 6, चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, चेंज इंटू नंबर ऑफ एटम, 6 इनफैक्टर इसका। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका 28/6, मॉलिक्यूलर मास 28/6, इनफैक्टर N2 कितना है, इनफैक्टर 2 का 6, चेंज हुआ है 3 का और इंटू नंबर ऑफ एटम है 2, तो 3 इंटू 2, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है भाई, रेडॉक्स है ना। और क्या है नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ NH4Cl, फिर से कौन सा रिएक्शन है, फिर से हम लोग दोनों डील कर रहे हैं आज, एसिड बेस भी और रेडॉक्स भी मिक्स है क्वेश्चन, कभी एसिड बेस आ रहा है कभी रेडॉक्स आ रहा है, ठीक है। फिर टाइट्रेशन में यही मिलेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, और क्या है, और ये सब तो वहाँ काम आता है। जल्दी देखते हैं ये कैसा रिएक्शन है। अच्छा, एटॉमिक मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का 14, ये सब जोड़ेंगे इस हिसाब से जोड़ेंगे, आप देख लीजिए। तो NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो कितना आएगा, NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 58.5, नहीं सॉरी 35 और 53.5, 53.5, 18, हाँ ठीक है 53.5। अब जरा देखो, चूंकि ऑब्वियस है कि NH4Cl बेस है, NaOH बेस है, तो इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ऑब्वियस है, रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन है, सिंपल, NaOH बेस है तो एसिड की तरह काम कर रहा है। अब फिर से दिक्कत हो गई, अभी लग रहा होगा ये एसिड कहाँ से, तो सॉल्ट है, यही सॉल्ट में पहचानना पड़ता, वही तो है, डायरेक्ट भाई एसिड रहता है आपको दिखता है एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फटाक से बता देते हैं H3PO4, ये भी उसमें एसिड दिखता है ना तुरंत कि हाँ 3 एसिड निकल गया, ये निकल गया, अभी जो कर रहे थे। अब ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट के सोल्यूशन भी एसिडिक चाहे बेसिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों एसिड है, एसिड क्या करता है, बिल्कुल H+ देता है, बेस H+ लेता है तो एसिड H+ देता है। अब देखिए जरा, कुछ नहीं करना है, आप रिएक्शन को थोड़ा सा ढंग से लिख लीजिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, ये क्या देगा NH4+Cl-, फिर क्या होगा Na+OH-। अब जरा देखना Na+OH-, अब जरा देखना क्या होगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा, NaCl बन गया, देखिए क्यों बना है, सामने बन रहा है प्रोडक्ट में NaCl। अब क्या करेगा, NH4+ एक एसिड है, ये अपना एक H+ देगा, ये क्या करेगा, ये अपना एक H+ निकालेगा, जरा देखना ध्यान से, ये H+ जो है OH- से कंबाइन हो जाएगा, मैंने इसलिए एरो बना दिया, ये NH4+ जो है अपना एक H+ निकाल के इससे एक H+ दे देगा, एक अपना लेगा H+ निकाल के अमोनिया, ठीक है। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी, तब वही तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनिया का, सब तो सब तुरंत समझ में जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहती। अभी मेन में हो सकता है अभी देख के अब आपको लगे कि अमोनिया में एसिड कैसे हो गया है, ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ेंगे कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड है बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि प्रोडक्ट देखो कैसे कैसे बना है, जरा प्रोडक्ट में क्या बना है वहां से मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बना है। अमोनिया है, वाटर है, NaCl है। वो कैसे बना है, Na+Cl- से कंबाइन हो गया, NaCl बन गया, ठीक है। NH4+ जो अमोनिया में नाम है इसका, इसने अपना एक H+ निकाला, अपना एक H+ निकाला, और वो जो H+ निकला उससे किससे कंबाइन हो गया, OH- से, वाटर बन गया। अब ये क्या बच गया, अमोनिया बच गया। अब यहाँ से इनफैक्टर तो आ गया ना, क्लियर हो गया इनफैक्टर। चूंकि NH4+ अपना एक H+ दे रहा है, एसिड क्या दे, एसिड का इनफैक्टर क्या होता है, जितना वो H+ हटाए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, एसिड जितना H+ निकाले वही उसका इनफैक्टर होता है। तो कितना H+ दे रहा है, एक H+, इसलिए मतलब देखो ये सब चीज थोड़ा सा भी, ठीक है, अभी के लिए थोड़ी मैं जानता हूँ अगर 11th के लेवल पे दिखेंगे तो अजीब लगेंगे, लेकिन जैसे ही तुम आए कि इक्विलिब्रियम में सब पढ़ लो लगेगा अरे सर क्या तो बकवास बात आ रहा है। अभी के लिए अजीब लगता है कि एसिड क्यों, जब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पढ़ लोगे कुछ नहीं है इसका मतलब, लेकिन हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, एन फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट मास भी वही आएगा जो मॉलिक्यूलर वेट है 53.5/1। मेन तो एन फैक्टर ये है। अब क्या है भाई, फिर से देखो, फिर से वही क्वेश्चन। अभी देखो ये एसिड है, एसिड ये ऑब्वियस है कि बेस है। अब फिर से वही बात आ गई कि बेस है तो OH- तो दिख नहीं रहा है, लेकिन केवल बेस ऐसा नहीं होता कि OH- दे, बेस वो भी होता है जो H+ ले। अभी बात की बेस वो भी होता है जो H+ ले। भाई H2SO4 H+ निकालेगा तो उसको भाई कहाँ है, क्यों निकालेगा H+, कोई बेस होगा सामने, उस जो H+ देगा, एसिड H+ देता है तो सामने कुछ कोई लेने वाला भी तो चाहिए बेस। देखते हैं तो बेस का इनफैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ एक्सेप्टेड, कितना H+ ले रहा है। अब देखो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखेंगे आप हो क्या रहा है, अमोनिया और क्या बन रहा है, H+, ठीक है। अब जरा देखो अमोनिया जो है और सामने क्या बन रहा है, ये हो गया SO4 2-। अब बाकी बातें छोड़िए जरा, अमोनिया जो है एक H+ लेके सामने क्या बना, देखो सामने जरा इसको ब्रेक कर दो, इसमें कौन सा कैटायन है, अमोनियम सल्फेट में क्या कैटायन है, जैसे पता चल जाएगा जैसे ब्रेक करोगे तो। अमोनियम सल्फेट में कौन सा कैटायन है, अमोनियम आयन है और सल्फेट आयन है। अब अमोनियम आयन कैसे बना होगा, अमोनिया से, अच्छा यहाँ से सोचिए जरा, बहुत आसान बात है, चलिए मैं और आपको आसान बताता हूँ। अमोनियम सल्फेट को हमने ब्रेक कर दिया समझने के लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आपको H+ OH- नहीं दिख रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाई फाई नहीं। मेन हम कैसे ब्रेक करके पढ़ेंगे, अमोनियम सल्फेट को हमने ब्रेक कर दिया, ये तो आना चाहिए आपको, 10th में आपने पढ़ा होगा भाई कौन सा सॉल्ट में कौन सा कैटायन कौन से आयन होता है ये पहचान लोगे। हमने ब्रेक कर दिया। अब हम देखें कि ये कैसे बना है भाई, ये अमोनियम आयन कैसे बना है, तो अमोनिया है, अमोनिया एक H+ लिए के, अमोनिया जब एक H+ लेगा, अमोनिया क्या है, बेस है, बेस क्या करता है H+ लेता है, तो अमोनिया जब एक H+ लेगा तभी तो NH4+ बनेगा। और कैसे बनेगा NH4+, कहाँ से आ गया, अमोनिया जो बेस है उसने एक H+ लिया होगा, कहाँ से H+ लिया होगा, H2SO4 से, तो अमोनियम आयन बन गया होगा। तो कितने H+ ले रहा है, एक H+, तो इनफैक्टर कितना हो गया इसका, अमोनिया का इनफैक्टर कितना हो गया वहां पे 1। क्वेश्चन में बड़ा काम आएगा सब, क्वेश्चन में बड़ा काम आएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले में टाइट्रेशन, इनफैक्टर कितना हो गया 1। अब तो इक्विवेलेंट मास आ ही जाएगा, अब क्या टेंशन है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 17, एन फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट मास भी 17। मेन इन फैक्टर वाला टर्म था जिसमें डायरेक्ट ना दिखे, ये सब एसिड बेस ही। और क्या है, और कोई क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, एक और कर लेते हैं अच्छा सा। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है, देखो जरा, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, इसमें जरा हमको ध्यान देना होगा, इसको हटाइए बैलेंस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें निकालना है कि आई का इक्विवेलेंट मास, पोटेशियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास लिख दे रहा हूँ 39, के का ये सब सॉरी के का 39 और आई का 127 होता है एटॉमिक, बाकी आप जोड़ सकते हैं कितना, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, रुक जाओ क्वेश्चन को पहले देख लो, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, चलो बाद में जोड़ लेंगे कोई बात नहीं। यहाँ पे अब जरा देखिए, यहाँ पे सीयू का कितना चेंज हो रहा है, सीयू का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, आई का कितना है जरा देखना है, अलग क्वेश्चन है, आई का -1 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ सी का कितना है +1 कॉपर का, और यहाँ आई का कितना है -1,
यहाँ पे I2 का कितना है, 0, फ्री स्टेट में 0, फ्री स्टेट में 0 होता है, नोट कर लो यहाँ तक। बहुत सिंपल बातें हैं, थोड़ा इसको बैलेंस करना। अब जरा देखिए दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, ये वो, अब जरा देखो ये कैसे क्यों अलग है क्वेश्चन, बाकी सबसे इसमें फैक्टर निकालने वाली बात। आई का आप देखेंगे -1 है यहाँ पे, वहाँ पे 0 हो जा रहा है। कुछ आयोडीन एटम देखो, लेकिन क्या हो रहा है, आई का चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। देखो यार यहाँ -1 से -1, आयोडीन के कुछ एटम का चेंज हो रहा है -1, ठीक है, 0 हो जा रहा है, और कुछ नहीं भी हो रहा है। देख लीजिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, अब इसमें एन फैक्टर निकालना तो पड़ेगा, क्या आई का एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्या आई का, तभी ना इक्विवेलेंट मास आएगा। देखो ध्यान से क्या अंतर है बाकी सबसे, आई का -1 है, 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं भी हो रहा है। एक ऐसा आइटम मिल गया जिसमें जिसमें ठीक है चेंज हो भी रहा है कुछ जगह, अरे जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो भी रहा है कुछ जगह नहीं भी हो रहा है। अब इस केस में आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे रिएक्शन को हमने बताया था 2 तरीके से करते हैं, दोनों चीज यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स बैलेंसिंग यूज करते हैं, साथ साथ में हम लोग हीट एंड ट्रायल भी करते हैं, जब जब किसी आइटम का चेंज हो भी और ना भी, दोनों चीजें मिल जाए मिक्स वाला। ऐसे में थोड़ा रिडॉक्स बैलेंसिंग दोनों तरीके से चलती है। तो एक बार फिर से रिडॉक्स बैलेंसिंग करते हैं, फिर आगे रेडॉक्स का इनफैक्टर क्या होता है, डिफिनेशन नहीं बदलेगा कभी। रेडॉक्स का इनफैक्टर क्या होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये बात कभी नहीं बदलेगी, चिंता की बात, ये बात हमेशा। रेडॉक्स का इनफैक्टर क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए तो चलिए करते हैं। CuSO4 से क्या बन रहा है, CO2I2 +1, यहाँ कॉपर +2 है। एक कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने कॉपर हैं, 2, तो यहाँ 2 कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को भी 2 कर देंगे। अरे एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहा हूँ। एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। फिर ही आई से क्या बन रहा है, I2, -1 से कितना हो रहा है, 0। एक आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयोडीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करिए, ये सब हमने बहुत किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक आयोडीन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन, रिडॉक्स बैलेंसिंग। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बात थी खास, ये आयोडीन के कुछ एटम का चेंज हो भी रहता है, कुछ जगह नहीं भी हो रहा था। ऐसे केस में डायरेक्ट एन फैक्टर ना निकालना, थोड़ा सा करना पड़ेगा, मिल जाएगा, पहचान इसकी यही है, ठीक है। तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्टली, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2CuSO4 + 2Ki गिविंग I2 + U2I2, डायरेक्ट जोड़ दिया। अब जरा देखो आप देखेंगे कि ये पोटेशियम, ये जो Ki है बैलेंस नहीं होगा पूरा, क्योंकि देखना इसमें जितना रिडॉक्स करना था कर लिया हमने। अब कितने यहाँ पोटेशियम है, अब करेंगे हीट एंड ट्रायल। कितने पोटेशियम है इधर, 2, देखो जरा। अब आयोडीन की देखो, आयोडीन, अच्छा ये बता दिखना जरा, आयोडीन टोटल बैलेंस नहीं हो पाएगा इसमें अभी तक, देखना आप देखिए इस पोजीशन तक आयोडीन पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। क्योंकि जानते क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ये वाला जो आयोडीन था, ये आयोडीन यहाँ पे -1, जहाँ चेंज नहीं हो रहा था आयोडीन का, आयोडीन का कुछ जगह चेंज हो रहा था -1, लेकिन CU2I2 में -1 है, I2 में जहाँ चेंज हो रहा था, जहाँ चेंज हो रहा था वो आपने कर लिया, लेकिन जहाँ नहीं चेंज हो रहा था उसको आपने ध्यान नहीं दिया। इसमें करना पड़ता है, अब हीट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा, इसमें हीट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा, ध्यान देना। आयोडीन का जहाँ तक चेंज हो रहा था वहाँ भाई हमने कर लिया, -1 से 0, लेकिन आयोडीन ऐसा भी तो है जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे इस पोजीशन तक आयोडीन के एटम बैलेंस नहीं होंगे। जब नहीं किया तो नहीं होंगे, तो उनको करिए। कितने आयोडीन एटम है, 2, और देखो 4, उसमें दिक्कत है आयोडीन में, समझ लो क्या आगे दिक्कत है। कुछ आयोडीन वो जानते हो, वो आयोडीन वो वाले बैलेंस नहीं हुए हैं जिनको आपने नहीं किया, जिनमें चेंज नहीं हो रहा था वो नहीं बैलेंस है, जब करेंगे तब तो बैलेंस होगा वो। इधर 2 आयोडीन है, उधर 4 आयोडीन है, कितने आयोडीन कम पड़ रहे हैं इधर, 2 और कम पड़ रहे हैं। जोड़ना क्या है हमको, Ki ही जोड़ना है, तो 2 Ki और जोड़िए। अभी देखा, ये 2 Ki पोटेशियम आयोडाइड जो आया है हीट एंड ट्रायल से आया है, हीट एंड ट्रायल से आया है। रेडॉक्स बैलेंसिंग से 2 Ki आ गए, अब बाकी 2 Ki है वो कहाँ से आया है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। आयोडीन की दिक्कत, दोनों मिक्स करना पड़ा। अब 2 Ki है तो कितने K2SO4 कर दोगे, टोटल कितने पोटेशियम हो गए, 4 पोटेशियम है तो यहाँ 2 K2SO4 कर दोगे आप, 4 पोटेशियम है तो। अब जरा देखना, अब मेन बात है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस क्वेश्चन हम लोग को रिडॉक्स बैलेंसिंग के साथ साथ हीट एंड ट्रायल भी कहीं ना कहीं करना पड़ा लास्ट में। अब देखिए तो इस रिडॉक्स का क्या डेफिनेशन है एन फैक्टर का,
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई। भाई हम बैलेंस करने का क्या मतलब, रेडॉक्स बैलेंसिंग किससे हम क्यों करते हैं, ताकि हमको ये दिखे जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो उतने ही लॉस हो। दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ है, CO4 2 इलेक्ट्रॉन ये तो होना चाहिए भाई, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, चाहे 22%, वही वाला इलेक्ट्रॉन को ही बराबर करते हैं। दिख रहा है जब बैलेंस रिएक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन चाहे लॉस हो रहा है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस 4Ki आर रिमूविंग, अरे लूजिंग नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4Ki आर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जरा ध्यान से, 4Ki आर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस एक Ki का कितना होगा, एक Ki का कितना होगा 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है 1/2, और यही एन फैक्टर, ये एन फैक्टर इसमें Ki का 1/2। 4 Ki कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक Ki का क्या वही तो है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, हाफ, 2/4 हाफ। अब निकाल लो इसका इक्विवेलेंट मास, तो निकाल ही लोगे। देखिए जरा इक्विवेलेंट मास तो निकाल ही लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, अरे 1 मैं लिख दे रहा हूँ बस, 127 + 39 अपॉन हाफ मतलब 0.5। हाँ ध्यान देना इस क्वेश्चन को। और क्यों अलग था, क्योंकि कुछ आयोडीन ऐसे थे जिनका चेंज नहीं हो रहा था, कुछ में चेंज हो रहा था, तो हमको हिट एंड ट्रायल भी यूज करना पड़ा अलॉन्ग विथ रेडॉक्स बैलेंसिंग, इसलिए अलग है क्वेश्चन। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, तुरंत सुबह रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा कि तो करना पड़ेगा। मतलब देखो कुछ मतलब ऐसा आइटम मिल जाएगा तुम्हें कि जिसमें देखेंगे ये प्रोडक्ट साइड कुछ जगह चेंज हो रहा होगा, कुछ जगह नहीं चेंज हो रहा होगा, मैंने बता दिया क्लू यही, हमेशा मेहनत की बात नहीं है, वैसे केस में थोड़ा करना पड़ेगा आपको, इनफैक्ट डायरेक्ट निकालना ठीक है गलत हो जाएगा, थोड़ा करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ये कोई बात अगर अधूरी रह गई हो ना समझ में आए तो जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगर एन फैक्टर नहीं जानते तो एन फैक्टर वाला लेक्चर देखिए, तब आइए इस पर, वही एन फैक्टर से रिलेटेड है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी चीज़ें इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करेंगे, और भी जो लेक्चर्स है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बैक टाइट्रेशन के डिफरेंट लेक्चर देखिएगा उसको। थैंक यू।